नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। हमारे शरीर के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी शानदार मशीन है जो हमेशा एक अच्छे सामंजस्य में काम करती रहती है, लेकिन जब ये तालमेल गड़बड़ाने लगे, होता यह है कि अगर शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग अगर काम करना कम कर दे या बंद कर दे तो जीवन का दिया टिमटिमाने लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अब क्या होगा इसके बाद, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई खोज और शोध हुए हैं, उसके बाद एक उम्मीद हमेशा रहती है मनुष्य के सामने, और वो होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण की। लेकिन ये सारी प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है, बड़ी जटिल है। अपने शरीर के अंगों को बचाना बेहद जरूरी है, और अगर कोई अंग खराब हो रहा है तो क्या विकल्प हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन हर साल लगभग 2 लाख लोगों को गुर्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 6,000 लोगों को ही गुर्दे मिल पाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तो देश में लगभग 50 से 55,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और कुल 15 से 20 हृदय के प्रत्यारोपण हो रहे हैं। किस तरह से इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ये समझना जरूरी है। लेकिन अंग प्रत्यारोपण के लिए जरूरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग, कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या काम कम कर रहा है, तो फिर वो अंग उसे मिलेगा कहां से। शैलेंद्र ने लिखा था, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी है या समाज की भी है? हमारे परिजनों से आगे भी दुनिया है, लोग हैं जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है। आज बहुत जरूरत है ये समझने की कि क्या हमारे बाद और हमारे रहते हुए हमारे शरीर के अंग किसी और व्यक्ति के काम आ सकते हैं, उसका भी जीवन बचे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रहे। अगर कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, ये प्रक्रिया कैसे हो सकती है और विशेषज्ञों के सामने क्या चुनौतियां आती हैं जब उन्हें किसी अंग की आवश्यकता होती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को इस बात के लिए कन्विंस करना होता है कि आप इस परिजन के ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए। कैसे ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाया जा सकता है और क्या महत्व है अंगदान का, आइए समझते हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऑर्गन फेलियर होने के कारण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर स्वस्थ अंग नहीं मिल पाता। हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनसे शरीर में होने वाली कई क्रियाएं पूर्ण होती हैं, जैसे आँखों से देखने की प्रक्रिया। हृदय हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है। हार्ट वाल्व्स रक्त को चेंबर में नियंत्रित करते हैं। फेफड़े श्वसन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। गुर्दे हानिकारक तत्वों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। जिगर द्वारा बाइल जूस का निर्माण होता है और पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। यदि किसी बीमारी के कारण, किसी दवा के प्रभाव से या फिर किसी अन्य कारण से अंग कार्य करना बंद कर दे तो ऐसे में अंग प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जरूरत होती है एक स्वस्थ अंग की। कुछ अंग लाइव डोनर से, जो रोगी का रिश्तेदार हो, उनसे लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरे अंग कैडेवर डोनर यानी ऐसा व्यक्ति जिसे दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया गया हो, उस व्यक्ति से लिए जा सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान कर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है अंगदान करना और ये समझना कि अंगदान का महत्व क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पिछले दिनों देश के कोने से खबर आई कि एक 74 वर्षीय व्यक्ति के ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिजनों ने ये अपील की कि अगर किसी को भी अंग चाहिए हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। दरअसल अंगदान महादान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी का जीवन बचाता है। ये सब कैसे किया जा सकता है, विशेषज्ञों से समझते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार, एडिशनल DG AFMS मेडिकल रिसर्च हेल्थ एंड ट्रेनिंग, प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। डॉक्टर बलराम एरन, आप डीन हैं एकेडमिक्स एंड चीफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एंड हेड
cardiac surgery from All India Institute of Medical Sciences. We have with us Dr. Vimal Bhandari, in charge kidney transplant, Safdarjung Hospital and Director Noto, and Dr. Aarti Vij, Professor Hospital Administration and in charge Orbo, All India Institute of Medical Sciences. आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लोग जिन्हें अंग दान करने हैं किस तरह से वो कर सकते हैं वो जानना चाहते हैं, और वहीं वो लोग जो अंग की प्रतीक्षा में हैं, यानी जिन्हें चाहिए एक स्वस्थ अंग, वो ये चाहते हैं कि कहीं से उनको स्वस्थ अंग मिल जाए। तो ये जो तमाम पूरी प्रक्रिया है, ये जो गैप है, जितना सप्लाई होता है और जितने अंगों की ज़रूरत है, इसे कैसे फिल किया जा सकता है, अंगदान सभी का जो कर्तव्य है उसको आप कैसे निभा सकते हैं, इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए इस 1 घंटे के दौरान आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ आप कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन मोबाइल से ना करें। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर परिहार, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें कि जब हम अंगदान की बात करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, तो उससे पहले बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि दरअसल जो अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं वो क्यों काम करना बंद कर देते हैं और कौन से वो अंग हैं जिनमें ये समस्या होती है। बहुत ही अच्छा और ज्वलंत प्रश्न है। अंगदान तभी संभव है जब अंग कुछ खराब हो गया है, और हर एक अंग का एक अलग कारण होता है जिसकी वजह से उसमें विकार विकृत हो सकते हैं। जैसे लिवर जो है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, उसमें ज़्यादा मदिरापान या इन्फेक्शंस होना, HIV, हेपेटाइटिस, दूसरे इन्फेक्शंस, कुछ केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हार्ट में हार्ट डिसीजेज होती हैं, उनसे संभव है। किडनी तो ऐसा है जो पूरे शरीर की रक्षा करती है, उसकी प्रक्रिया में कोई भी इन्फेक्शंस काम को परेशानी दे सकता है। आँख के इन्फेक्शंस, चोट जो होती हैं, ऑपरेशंस के बाद होने वाली परेशानियां, इनसे अंग जो है वो विकसित हो जाते हैं और उनके काम करना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। जी डॉक्टर भंडारी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अंगदान को लेकर जितने लोग आगे आ रहे हैं, क्या स्थिति है, और जब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अंगदान करना है तो क्या बड़ी चुनौतियां आती हैं इसमें? जैसा कि हम जानते हैं 2 लाख से ऊपर किडनी के मरीज हैं जो किडनी फेलियर हैं जी, और 50,000 के दरमियान लोग जो है लिवर फेलियर से पीड़ित हैं, और इसी तरह से कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह से कई प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। इनको कैसे हम ओवरकम कर रहे हैं, ये जो डोनेशन और रिसिपिएंट का जो गैप है, इसको हम कैसे ब्रिज करें। तो उसके लिए जो हमें जो ये लगता है कि डिसीज जो ब्रेन स्टेम डेथ को हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करें जी। और जैसे कि 1.3 लाख पीपल डाइड यूजली ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मर जाते हैं, या स्ट्रोक होता है या हेमरेज हो जाती है उन लोगों को जी। उनको अगर हम प्लेज करें और डोनर कार्ड वगैरह उनको मिल जाएं, तो अगर उसमें अगर 10% भी अगर कुछ लोग जो है उस अंगदान के लिए आगे आए, तो हम इस गैप को, जैसे किडनी में अगर 10% अगर हम लोगों को प्रोत्साहित करें, तो अगर 2 किडनी हैं ब्रेन डेथ के बाद, तो 26,000 लोगों को हम कवर कर सकते हैं जी। और कई अंग ऐसे हैं कि जो सिर्फ लाइव में दिए जा सकते हैं, जैसे आपका जो किडनी है, 1 किडनी आप दे सकते हैं, पार्ट ऑफ द लिवर दे सकते हैं, बाकी ज़्यादातर अंग जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ के बाद ही दिए जा सकते हैं जी। तो अब ब्रेन स्टेम डेथ के लिए हमारा काम यह है कि हम प्लेज करें, जैसे बाकी कंट्रीज हैं, स्पेन उसमें सबसे आगे है, वहाँ पे ये ऑप्शन है कि ऑप्ट आउट ऑप्शन है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो प्लेज के साथ पैदा होता है, जब तक कि वो लोग ना कहें कि भाई आप उससे निकल जाइए, तब तक वो ऑप्ट आउट सिस्टम में, प्लेज में रहता है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, तो उनके यहाँ ये जो
33.4% उनके यहाँ ये रेशो है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उन्हीं के यहाँ ये रेशो है। हमारे यहाँ अगर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इट इज़ 0.3%, काफी कम है, जिसको बढ़ाने की 1% भी नहीं है। और स्पेन के बाद यूएसए, फिर इंग्लैंड, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर आरती विज, ये तो एस्टिमेट हुए जहां तक हमें पहुंचना है। अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए, आप काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका है कि जो स्थिति है वो कुछ बेहतर की तरफ जा रही है और कहां तक हम पहुंच पाए हैं? पिछले कुछ सालों में डेफिनेटली स्थिति इम्प्रूव हुई है, सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, अवेयरनेस बढ़ी है और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली इसमें एक्शंस लिए हैं। हमने जो 2011 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट को अमेंड किया, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन रखे गए हैं जिससे अंगदान करना, ट्रांसप्लांटेशन होना इजी किया गया है। और जो पहले डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे सर्जन्स और फिजिशियंस, वो अब उसको कम किया गया है। तो ये सारी चीज़ों के चलते हुए बहुत इम्प्रूवमेंट है अब अंगदान में, पर अभी रास्ता लंबा है, काफ़ी आगे जाना है। जी डॉक्टर बलराम, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो बात डॉक्टर आरती विज कह रही हैं कि तब्दीली तो आई है, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो परंपरा रही है महर्षि दधीचि की, जिन्होंने अपनी अस्थियाँ तक दान कर दी कि इससे वज्र बनाइए और नेक काम करिए। और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर इस जन्म में हमारे शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो अगले जन्म में ऐसा होगा। ये जो लोगों के मन में जो भावना है, जो बातें हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर परिवारों में, या ब्रेन डेड की जो बात की अभी डॉक्टर भंडारी ने, उस दिशा में क्या ये अभी भी आज भी बहुत बड़ी अड़चन है? कुछ धर्मों में इस चीज़ की अड़चन है जी, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे मिटती जा रही है। पहले ये था कि कुछ सेक्ट्स थे जिनमें ये कहते थे कि भी अगर आपने पूरे शरीर को जो बिल्कुल क्रीमेट नहीं किया तो जो भी अंग आपका डेफिसिट है, उसी अंग के डेफिसिट के साथ नेक्स्ट टाइम जो है आप पैदा होंगे। पर अब ये धीरे धीरे अब कोई सोचे कि अगर किसी ने अपना हृदय दान किया हो तो बिना हृदय के वो पैदा ही कैसे होगा? बिना हृदय के पैदा कैसे होगा, जिंदा कैसे रहेगा? उसके गुर्दे ही नहीं होंगे तो ये सब मिथ्या बातें हैं। और धीरे धीरे सभी धर्मों में ये रियलाइज किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। असल में अब तो जो हमारे पास डोनर आ रहे हैं वो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये एक परिवर्तन देखा, ये परिवर्तन देखा है। हालांकि हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ये चीज़ आती है, पर फिर भी दूसरे धर्मों के लोग भी आ रहे हैं, अपने अंग दान कर रहे हैं और हम उनका जो है अंग ले रहे हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा भी मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो बहुत ही बात है ही है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। दूसरा, लोग लीगल एस्पेक्ट से बहुत डरते हैं। तीसरा, बहुत सेंसिटिव हैं लोग, इतने सेंसिटिव हैं कि भाई बाद में भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये करने के बाद में इवन के प्लेज करने के बाद में भी लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं हम इस में नहीं पढ़ना चाहते जी। तो ये सब कारण हैं। मिथ के अलावा जैसे सर ने बताया, मिथ तो है ही है कि अगर उसकी आंख नहीं है तो बाद में अंधा पैदा होगा या ये होगा, ये मिथ ही है। लेकिन जैसे सर ने बताया रिलीजन वाइज बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। नहीं, पर रिलीजन में भी अगर आपको मैं बताऊं, केरला में एक जगह है जहाँ पे एक पादरी हैं चर्च के, उन्होंने पूरे गांव को इस बारे में मोटिवेट किया है और उस गांव में बच्चा उसने अपने ऑर्गन प्लेज किए हुए। सर वो मेरे पास 35,000 लोगों का प्लेज का मेरे पास पड़ा हुआ है। हम उसको करते करते हमको उसको डोनर कार्ड बनाते हमें महीनों लग जाएंगे। अच्छा, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि सिर्फ प्लेज करने से क्या हम ये मान लें कि समस्या काफी अच्छी हो गई, मतलब सुधर गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसमें बाद में जो होती है। डॉक्टर परिहार, हम फौज की बात करें, फौज के बारे में इतना सम्मान है हम सबके दिलों में। एक बात ये भी हमेशा से कही जाती है कि फौज में ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है, और क्या स्थिति है, ज़रा हम समझें आपसे। भारतीय फौज भारत के समाज का ही हिस्सा है। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों से भी लोग आते हैं, तो समाज का प्रतिबंध तो हर क्षेत्र में नज़र आता है। मगर हमारा जो संसाधन है और जिस तरह का ट्रेनिंग प्रशिक्षण हम लोग देते हैं, उसमें एक राष्ट्रीय भावना और भाईचारे की भावना का विकास प्रत्येक व्यक्ति में जो फौज ज्वाइन करता है पहले दिन से ही दिया जाता है, जिसकी वजह से इस मामले में
बाकी क्षेत्रों के मुकाबले भारतीय फौज काफ़ी आगे है। रक्तदान रिकॉर्ड बेहतर है उसमें। जी हाँ, रक्तदान कोई ये अगर ज़रूरत है तो कोई ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तुरंत उसके लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से ऑर्गन डोनेशंस में भी हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे ही हैं। जी डॉक्टर बलराम मेरन, एक जो बात आई कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो फैमिली मेंबर्स जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि वो जो एक एटमॉस्फेयर है, जैसे डॉक्टर भंडारी भी कह रहे थे कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है कि पहले प्लेज किया था लेकिन उस समय शायद इमोशनल ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि वो डिसीजन लेना, तो वहाँ पर कूल रखना और उस पूरे माहौल को समझकर फिर भी ऑर्गन डोनेशन की तरफ जाना वाकई एक मुश्किल लेकिन एक बहादुरी भरा कार्य होगा। असल में अंगदान की प्रक्रिया जब मरीज दाखिल होता है उसी टाइम से शुरू हो जाती है जी। क्योंकि जब तक मरीज के रिलेशंस को ये नहीं विश्वास हो कि हमारे पेशेंट की पूरी देखभाल की गई है, तब तक आप उससे बाद में अंगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। पहले हमको ये समझना चाहिए जो भी रोगी हमारे यहाँ आया है वो रोगी है, ब्रेन डेड नहीं है, वो डोनर नहीं है। हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए, पहले उसको पूरा विश्वास होना चाहिए जी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर उस पेशेंट की ब्रेन डेथ की सिचुएशन आती है, उन हालात में हमको रिलेटिव से बात करना इजी हो जाता है क्योंकि तभी रिलेटिव समझते हैं कि हाँ हमारे मरीज की पूरी देखभाल की गई है, अब वो ट्रीटमेंट से बाहर है तो हम आगे की सोच सकते हैं, तभी ये अंगदान जो सफल होगा, तब तक नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों के मन में ये भी बात आ जाती है कि अंगदान की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मरीज की देखभाल ही नहीं करेंगे। जी, ये सारी तमाम बातें जो हैं हम एक ब्रेक के बाद जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं और ये चर्चा जारी रखते हैं और विस्तार से जानते हैं अंगदान की प्रक्रिया और किस तरह से कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ, तेरा वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज तक चर्चा हो रही है अंगदान पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आरती विज, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें। बात तो ये हुई कि ऑर्गन फेलियर होता है और इसके अलावा अंगदान किए जा सकते हैं। समझाना बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कई बार जिसमें परिजन बहुत दुखी होते हैं। आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो दान किए जा सकते हैं और जो बाद में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। जी, जैसे कि अंगदान दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया मस्तिष्क मृत्यु, ब्रेन डेथ, एक हो गया कार्डियक डेथ। ब्रेन डेथ वो है जब परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया, उसमें वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनीज, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, इन सब का ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन जब कार्डियक डेथ होती है, जो जिसे हम कहते हैं दिल का बंद होना, उसके बाद सिर्फ आंखें, हार्ट वॉल, बोन्स, वेसल्स, स्किन, इन सब का ट्रांसप्लांट हो सकता है। सबसे चैलेंजिंग है मस्तिष्क मृत्यु, जिसको कि ब्रेन डेथ कहते हैं, उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उसका रीज़न ये है कि इतने सालों से हम लोग ये समझते हैं कि मृत्यु तब होती है जब दिल बंद होता है या पल्स बंद होती है या सांस चलनी बंद हो जाती है। तो एक आदमी को जिसको ये पता नहीं कि मस्तिष्क मृत्यु इज़ परमानेंट डेथ, एक्चुअली ब्रेन ही है जो सारे सिग्नल भेज रहा है बॉडी में
सारी एक्टिविटीज के लिए। वरना परिजन तो कहेंगे अभी तो सांस चल रही है, अभी तो दिल धड़क रहा है। तो वो उनको ये समझ नहीं आता कि ये मशीन से चल रहा है और अभी कुछ घंटे में ये भी बंद हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है उनको ये बताना कि बॉडी गर्म है, पल्स चल रही है, रेस्पिरेशन आर्टिफिशियल चल रही है, लेकिन ब्रेन काम करना बंद कर चुका है। अब कि ब्रेन काम करना बंद हो चुका है तो सारी बॉडी अब एक्चुअली डेथ है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो हेड इंजरी और स्ट्रोक या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जब ब्रेन डेथ होती है, ये सारे एक शॉकिंग इवेंट्स हैं। ज़्यादातर केसेस में सडन है। अगर एक्सीडेंट हुआ, यंग बच्चा है, घर से गया, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, फॉल है, ऊपर से नीचे गिरे, अभी तो फैमिली और रिश्तेदार उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि ये हमारे साथ हुआ हादसा, और हम उनके पास अप्रोच करते हैं अपना डायग्नोसिस बना के कि आपके पेशेंट की अब ब्रेन डेथ हो चुकी है और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे मरीज की हेल्प करो। तो ये हमारे को समझना पड़ेगा, बहुत मुश्किल टाइम है उनके लिए। पहले तो उनको अपने आप को मानना है कि सच में उनको मनाना पड़ता है और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि ये डेथ हो चुकी है जी। उसके बाद वो उस शॉक में है, उनकी ग्रीफ काउंसलिंग की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, और जब वो एग्री करते हैं तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा हमने कि डिवाइडेड ओपिनियन है। आधी फैमिली मान रही है और बाकी लोग, माता पिता नहीं मान रहे। अगर भाई बहन मान रहे हैं तो उसमें आप ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यू सी अंगदान एक फैमिली डिसीजन है। इसको हालांकि लीगली कोई भी एक व्यक्ति जो लॉफुल पोजीशन में है वो कंसेंट को साइन करके डॉक्टर को हैंड ओवर कर सकता है, लेकिन अगर हमने सोसाइटी में इसको बढ़ाना है तो हमें इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए पूरे फैमिली लेवल पे उनको काउंसिल करना है और उनको मनाना है जी। तो ये रहता है, ये मुश्किल रहता है। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है। उसमें जब ब्रेन डेथ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, हमको ब्रेन डेथ का टेस्ट करने के लिए 4 एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती है। उसमें तो एक ट्रीटिंग फिजिशियन है, एक हॉस्पिटल का हेड है, और 2 उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट होगा, एक कोई और जो इम्पैनल्ड होगा गवर्नमेंट से। तो वो 4 डॉक्टर 6 घंटे के गैप में 2 बार टेस्ट करते हैं, और जो दूसरा टेस्ट है उसके बाद डिक्लेयर डेथ होती है। और फिर उस टाइम फैमिली से काउंसिल किया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है। हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ऑर्गन रिट्रीवल का जी। कंसेंट के बाद 1-2 घंटे के अंदर ये करना ज़रूरी है, नहीं तो आप देखिए अगर डेथ हो चुकी है तो ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएंगे। तो वो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो पूरी टीम्स के साथ, आजकल मल्टी ऑर्गन, एक डोनर 10 से 15 मरीज़ की मदद कर सकता है, तो हमें 15-20 टीम्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। उनको अपने रेसिपिएंट्स की लिस्ट देखनी है और एलोकेशन होता है, जिसमें नोटो भी अब बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। सो जब ये एलोकेशन होता है, रिट्रीवल होगा, बॉडी हैंडओवर होगी, तो ये प्रोसेस 6 से 10 घंटे के अंदर सारा आफ्टर कंसेंट खत्म करना पड़ता है जी। समय बहुत कम रहता है। डॉक्टर भंडारी, ये जो पॉइंट डॉक्टर विज ने उठाया है कि जिस टाइम ब्रेन डेड ये घोषित किया, वहाँ पर ये सोचना, क्योंकि शायद जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये भी लग सकता है कि क्या इस डॉक्टर को या हॉस्पिटल को शायद ऑर्गन्स की ज़रूरत होगी, तो इस व्यक्ति को ब्रेन डेड जो है घोषित कर दिया गया। तो किस तरह की सतर्कता वहाँ पर बरती जाती है कि उनको, क्योंकि जब बात आएगी कि वो क्या उसके अंगदान करेंगे, तो ये जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसे कैसे दूर किया जाएगा? मैडम, पहले तो मैं ये मैडम ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला है, और उसके बाद पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोगों में दिमाग में हमारे ये बात बैठी होनी चाहिए कि सोल, आत्मा जो है वो भगवान के पास जाती है, बाकी ये जो ऑर्गन्स हैं ये जल जाते हैं। और एक डोनर 8 से 9 आदमी की जान बचा सकता है। जैसे मैडम ने बताया कि ये चीज़ें हम ब्रेन डेड पेशेंट के बाद दे सकते हैं। अब जब पेशेंट को ब्रेन डेथ हो गई तो ये तो बहुत बड़ा टची इशू है, मैंने बताया, आप मैडम ने भी बताया, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेटर होते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। जैसे ही डॉक्टर आईसीयू में वेंटिलेटर पे होता है पेशेंट, वेंटिलेटर पे होता है, और हार्ट को चलाने के लिए या तो वो कुछ घंटे वैसे ही चलता है क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है हार्ट का, बाकी ब्रेन स्टेम का जो होता है वो रेस्पिरेशन है, तो वो सांस ही नहीं ले पाता, उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हार्ट को तो हम कई दवाइयों से भी कुछ देर के लिए चला जाते हैं, टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैडम ने बताया 10 घंटे लग जाते हैं। तो उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर जैसे ही बताता है फर्स्ट टाइम ब्रेन डेथ है, उसमें कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं। हर एक हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर होते हैं, नोडल अफसर होते हैं। नोडल अफसर होता है वो इंचार्ज होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर बताते हैं, वो पेशेंट के रिलेटिव के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मना भी कर देते हैं, उसके बाद फिर समझाया जाता है,
अगर फिर भी नहीं समझ में आती, कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छे होते हैं, उनको बड़े उनका सॉफ्ट टच होता है और बड़े अच्छी तरह से वो जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद में नहीं समझ आती, नहीं अगर वो, तो उनकी मर्जी है। मोस्टली जो है काफ़ी परसेंटेज तक लोग एग्री कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। अगर सारे ही प्लेज की बात कर लें तो फिर तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। यही तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम सेंटिमेंट्स हैं, तो लेकिन अब यही हम चाहते हैं कि सब समझें इस बात को कि सोल जो है वही ऊपर जाती है, बाकी तो ऑर्गन किसी के भला कर रहे हो, किसी का अंगदान जो है जीवन दान है, तो ये एक जैसे पहले कन्यादान ये हुआ करता था, अब अंगदान जीवन दान है। तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही बड़ा ये है, पुण्य का काम है, किसी एक आदमी 8 या 9 बंदों की जिंदगी बचाए। और आप लोग जो ये संदेश दे रहे हैं लोगों तक पहुंच भी रहा है। हमारे एक दर्शक हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, निशांत जैन, उनका भी ईमेल आया और वो ये लिख रहे हैं कि स्टूडेंट हैं, वो छात्र हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं मृत्यु के बाद अपने अंगदान करना चाहूँगा, तो क्या तरीका है वो भी आप कार्यक्रम में ज़रूर समझा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर परिहार, जो बात अभी जो चर्चा में आई है, प्लेज करना, जो डॉक्टर बलराम ने भी कहा, प्लेज करना एक चीज़ है, लेकिन प्लेज करने के बाद भी ये जरा स्थिति समझाइए। प्लेज तो कर दिया मैंने, लेकिन फिर मेरे परिजनों के हाथ में ही है मेरी मृत्यु के बाद कि चाहे वो आंख का मामला हो, चाहे शरीर के बाकी अंगों का मामला हो, वो दान होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो सिरा है गुत्थी का, ये कैसे सुलझे? ये सिरा प्लेज करने के बाद, जी हाँ, प्लेज करना जो है एक तरह से सामाजिक बाध्यता होती है। अगर मैंने अपना शरीर, जैसे मैंने पूरा शरीर अपना दान किया हुआ है, तो ये एक मेरे पुत्र पुत्री पत्नी समाज पे एक बाध्यता है कि वो मेरी इस इच्छा का पालन करें। तो प्लेज करने से निश्चित ही अवेयरनेस होती है और ये अंगदान पे इसका प्रभाव गिरता है, मगर कानूनन इसका कोई ऐसा बिल्कुल नहीं बाध्यता नहीं। डॉक्टर बलराम, आपको चर्चा में यहाँ लाना चाहूँगा। ये जो बात है जो डॉक्टर परिहार कह रहे हैं, तो क्या प्लेज करने का दायरा, अगर मैं प्लेज करता हूँ तो क्या मैं ही अपने परिजनों को, अपने परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित करूं कि वो भी प्लेज करें? तो फिर चूंकि जब सब एक मन के हो जाएंगे, जब सब ऑर्गन प्लेज करेंगे, तब शायद समस्या हल होगी। ये एक बहुत अच्छा विचार है जी। इनफैक्ट जब कोई भी आदमी अपने ऑर्गन्स प्लेज करता है, उसको अपनी फैमिली को साथ में बिठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखो मैं अपने ये ऑर्गन सारे प्लेज करके जा रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है और ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि मेरे ब्रेन डेड होने के बाद या मेरे डेथ होने के बाद इन ऑर्गन्स को दान किया जाए। साथ ही वो उसी टाइम उन लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी मेरे साथ साथ जो ऑर्गन डोनर कार्ड इसको भरिए और प्लेज करिए। इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है कि एक बार जब अगर किसी व्यक्ति ने अपने ऑर्गन्स प्लेज कर दिए तो इसको मैंडेटरी होना चाहिए रिलेटिव्स के ऊपर कि उसके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए, तभी हमारी ये समस्या हल होगी। दूसरे डॉक्टर आरती कह रही थी कि हम अपने ऑर्गन्स जो है सिर्फ ब्रेन डेड डोनर्स हैं उनको ये ऑर्गन्स ले सकते हैं, पर आजकल ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई जिसको हम बोलते हैं कैडेवरिक डोनर्स, जिसमें अगर मान लो पेशेंट की कार्डियक डेथ भी हो गई है, अगर उसने प्लेज किया है तो आजकल एक स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें हम उसी टाइम हार्ट को निकाल के, जो कि कार्डियक डेथ हो चुकी है, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं और फिर ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बाकी ऑर्गन्स को भी इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है और ऐसे हमारी जो अंगदान की प्रक्रिया और भी तेज होगी जी, और काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी इसे। जी डॉक्टर आरती विज, अगर कोई व्यक्ति प्लेज करना चाहता है उसका क्या प्रोसीजर होगा, और अगर व्यक्ति ने प्लेज नहीं किया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं? देखिए, प्लेज करने के लिए हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमारा डिपार्टमेंट है, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेल्पलाइन है, वेबसाइट है। आप फ़ोन करके अपना एड्रेस दे सकते हैं तो फॉर्म पहुंच जाता है। काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग हो जाती है। वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड होकर भी भेजा जा सकता है। हमारे वेरी वेल ट्रेन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स आर अटेंडिंग द हेल्पलाइन। सेकंड, नोटो में भी डोनर रजिस्ट्री है जिसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह है कि प्लेज किया है या नहीं किया है तो अंगदान का क्या होगा। हमारे लॉ में प्लेज का प्रोविजन है और प्लेज का मतलब ये है कि एक तरह से ये एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करता है और एक तरह से एक डिसीजन कंसेंसस फैमिली में बनाने के लिए प्लेज काम आता है, लेकिन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है।
अगर किसी डोनर ने प्लेज किया है और उसके मृत्यु के बाद उसके परिवारजन ये डिसाइड करते हैं कि इनका ऑर्गन डोनेशन नहीं होना, तो नहीं होगा, क्योंकि फाइनली डिसीजन जो है वो पारिवारिक मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, नेक्स्ट ऑफ किन, वो उस टाइम पे, डेथ के टाइम पे वो डिसीजन लेंगे। तो प्लेज अगर की है उसका फ़ायदा इतना ही है कि फैमिली प्रिपेयर्ड है जी, कि अब ये सिचुएशन आई है, दे आर एजुकेटेड, वो हाँ बोलेंगे। अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है जी, आज की डेट में लॉ में ऐसा नहीं है। अगर प्लेज नहीं किया हुआ डॉक्टर भंडारी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक तो हुआ सेंसिटिव इशू जिस पर हमने चर्चा की कि इमोशनल ट्रॉमा है तो डिसीजन लेने में मुश्किल होगा, लेकिन दिमाग में कहीं दूसरी बातें भी होती हैं कि कितना समय लगेगा, क्या बॉडी डिसफिगरमेंट होगा, जो बाकी दूसरे प्रक्रियाएं करनी है उसके बाद, कहीं उनमें तो डिले नहीं हो जाएगा, तो क्या उसके बारे में कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्लेज किया है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैडम ने बताया, प्लेज हम और वो के थ्रू नोटो इज एपेक्स नेटवर्किंग एंड रजिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पर हम फॉर्म 7 जो है वो फॉर्म 7 फिल करके ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट है www.noto.gov.in, उस पे जाके हम, हमारी जो हेल्पलाइन है 24 आवर खुली होती है, वो तो एक अलग बात हो गई, उससे कर सकते हैं। एंड यू कैन गेट ए डोनर कार्ड, ये मेरा डोनर कार्ड है। अच्छा। और मैंने अपने सारे ऑर्गन प्लेज किए हुए हैं, और मेरी मिसिस का उसमें टेलीफोन नंबर और एड्रेस है। इन केस समथिंग हैपन, कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल वाले उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अब उनके ऊपर है कि वो, उनको मैंने बताया हुआ है कि भाई मरने से पहले या किसी भी उससे पहले मेरे सारे अंग जो है वो, और आपने उनको भी कन्विंस करा हुआ है, मैंने कन्विंस किया हुआ है, ऐसे ही सबको कन्विंस करने की जरूरत है। तो जब जैसे आपने प्लेज किया है, हाँ, ये तो डोनर कार्ड हम देते हैं, ये नोटो की तरफ से मिलता है ये डोनर कार्ड, और इसका एक नंबर होता है, ये नंबर बिल्कुल रजिस्टर्ड होता है हमारे नोटो में। अच्छा, ये इसका नंबर है। तो बाकी आप जो दूसरी बात कर रहे थे कि भाई जब तैयार नहीं है, तो ये भी एक मिथ है कि सब प्रोसीजर जो 10 घंटे लगते हैं हमें, जैसे कि पहली बारी जब ब्रेन डेड हुआ पेशेंट, फिर कोऑर्डिनेटर ने बात की, उसके बाद में भी नहीं माने, वो मान जाते हैं, तो फिर हमारे एक्सपर्ट, जैसे मैडम ने बताया, 4-5 एक्सपर्ट होते हैं, नोडल अफसर भी होते हैं, ये सारे उनको बताते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं वो करने पड़ते हैं, उसमें आपके एपनिया टेस्ट है, आपकी ECG है, जो भी वो एक्सपर्ट कराना चाहें, बाकी और भी बहुत से टेस्ट हैं, उनको करने के बाद में फिर तब दूसरे उसमें सेंटर्स में वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे मान लो हमारे साउथ हॉस्पिटल में हुआ, तो वो अब फर्स्ट टाइम ब्रेन डेड हुआ, तो उसके 6 घंटे के बाद दूसरा टेस्ट होगा। बाय द टाइम वही हम बिल्कुल तैयारी कर लेते हैं अपनी, अगर वो मान जाते हैं तो, नहीं मानते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, अगर वो मान जाते हैं तो फिर उस 6 घंटे में दौरान में हम लोग दूसरे, हमारी तरफ, नोटो की तरफ से, नोटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नोटो में हमें मैसेज आता है, वो हमें मैसेज आता है, ये ऑर्गन यहाँ पर ब्रेन डेड पोटेंशियल पेशेंट है, इस पे अब क्या किया जाए, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट में है हम उनको देते हैं। उसमें एक ये है, जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, वो गवर्नमेंट को हम प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। अगर वहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब के पास अगर हार्ट नहीं है, पेशेंट नहीं है, या मैचिंग है, जो भी है नहीं है, तो फिर हम दूसरे उसको देते हैं। पहले हमारी ये प्रेफरेंस है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में जाए। जो प्राइवेट है उनको प्राइवेट में, जब दिल्ली में है तो दिल्ली में, उसमें हमारे नोटो हैं, फिर हमारे रोटो हैं, फिर सोटो हैं। तो रोटो मीन्स रीजनल सेंटर है, उसमें काफ़ी स्टेट्स आती हैं। 5 हमारे रीजनल सेंटर हैं इंडिया में, जो जिसमें चंडीगढ़ है, कैलकाटा है, ये आपका गुवाहाटी है, बॉम्बे है और कैलकाटा है, ये सब 5 सेंटर हैं। अब हम अभी जा रहे हैं, सोटो भी हमने बनाया, जो एम्स 5 या 6 एम्स हैं, उन 6 एम्स को हम सोटो बनाएंगे, ताकि ये, क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट का इशू है, तो उसमें अपने आप ही ये फैसला करें। और बाकी जो ऑर्गन है वो हमारे थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा काम है रिक्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्री, दैट इज आवर जॉब, बेसिकली इट शुड गो थ्रू अस। ये नहीं कि आपस में बंदर बांट हो जाए और अपने आपस में ऑर्गन ले लें, लेकिन जो सबसे पास होगा डिस्टेंस वाइज और कंफर्टेबल होगा वहां पहुंचा दिया जाएगा। वहां पहुंचे, जो रजिस्टर्ड होगा हमारे साथ रजिस्टर्ड होगा, और जिसका लाइसेंस होगा एपीलेट अथॉरिटी द्वारा, जिसका लाइसेंस होगा वही कर सकता है। ये नहीं कि जो जिसका वो कोई भी ये कर ले। वो जो सारे नियम कानून है उसके हिसाब से आप बिल्कुल देख कर करते हैं। चर्चा को फिलहाल यहाँ रोकेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक हैं बहुत देर से टेलीफोन लाइन पर होल्ड कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता जी दिल्ली से। सुभाष जी, माफी चाहते हैं आपसे, आपको बहुत देर तक होल्ड करना पड़ा, क्योंकि चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी। बताइए जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैंने और मेरी वाइफ ने जी देहदान किया हुआ है। अच्छा। दतीची देहदान समिति है एक,
इनका एक फंक्शन हुआ था जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में, एम्स में। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर मिश्रा उसमें हेड थे। अच्छा। तो हमने वहाँ प्लीज किया था 3 साल पहले। हमें डोनर कार्ड वगैरह सब मिल गया, बिल वगैरह सब बन के मिल गया है हमें। अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है? अच्छा। क्या मान लो उन्होंने ये कहा कि जब आपकी डेथ हो जाए तो आप फोन करेंगे और हमारी गाड़ी आके आपकी बॉडी को ले जाएगी। फोन कौन करेगा? जी हम करेंगे फोन। एक नंबर दिया हुआ। मतलब आपने अपने परिजनों को बताया हुआ? हाँ, सब कुछ मेरे बेटे ने साइन किए हुए सब। वेरी गुड। हाँ जी। तो डॉक्टर आरती विज से पूछते हैं। जी जी, डॉक्टर आरती विज से। जी, इन्होंने देदान ददीची, इन्होंने और इनकी पत्नी, जी हाँ, ददीची देदान समिति देदान में बहुत काम करते हैं और इन्होंने उनके साथ प्लेज किया होगा। जी। तो जो ये देदान होता है पूरा आफ्टर कार्डिक डेथ, वो प्राइमरीली जो ददीची देदान करा रहे हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए है। उसमें ये जो देह है ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी को हैंडओवर की जाती है और उस पे जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट, एमडी स्टूडेंट और इवन स्पेशलिटी वाले स्टूडेंट्स, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। और इनको जो कार्ड मिला होगा उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी का फ़ोन नंबर है, एक मोबाइल नंबर, जहाँ इनकी जो भी रिलेटिव होगा वो फ़ोन करेगा जब भी ये इवेंट होता है। अच्छा। तो वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा और इनकी देह को डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी में दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर परिहार, एक बात जो चर्चा में ज़रूर आनी चाहिए वो ये कि बहुत से लोग अंगदान करने से इसलिए भी कतराते हैं परिजन कि उनके मन में हमेशा रहता है कि हमारा जो प्रियजन है जो इस दुनिया से जा रहा है या अभी चला जाएगा या चला गया, अब उसके शरीर की ये विकृति क्यों की जाए, इतना उसने कष्ट सह लिया, अब ये सब। तो ये ज़रा बताइए लोगों को कि क्या अंगदान से कोई इस तरह के शरीर के साथ ऐसी कोई चीज़ होती है कि डिसफिगर हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब आंखों को लेकर तो आप अक्सर ये नहीं, मैं सारे उसमें आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि जब आंखें दान होती हैं तो या तो पूरा नेत्री निकालते हैं या फिर आगे का जो पुतली होती है कॉर्निया, उसको निकाल के उसको यूज़ किया जाता है। तो जब इसको आँख निकाल देते हैं या कॉर्निया निकाल देते हैं तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल शेल वहीं रख दिया जाता है और जो पलक के बाल होते हैं उससे मिलते जुलते रंग के धागे से आँख के वो पलकों को बंद कर देते हैं। वैसे भी मृत्यु के बाद में पलक तो बंद हो ही जाती हैं, तो ऐसा कोई डिसफिगरमेंट उसमें आता नहीं है। अब जब बाकी अवयव जब लिए जाते हैं तो वो बॉडी में इंसिजन दे के उसको निकालते हैं और वो अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा होती है। जी। कॉर्निया के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दीजिए डॉक्टर परिहार, क्योंकि जनरली जब आंखें कोई दान करता है तो अगर घर पर है व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, अब वो कहाँ कांटेक्ट कर सकता है? मान लीजिए प्लेज नहीं किया हुआ, तो किस तरह से ये जो पूरा प्रोसीजर होगा कि कोई भी आए उसकी आंखें ले और फिर वो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाए सेंटर में, ये किस तरह से होगा और कितनी ड्यूरेशन तक उसको आने जाने में और स्टोरेज में रखना चाहिए? बाकी अंग जैसे हृदय है, यकृत है, किडनी, वो तो अस्पतालों में ही लिए जा सकते हैं। नेत्रदान के लिए ये कोई बाध्यता नहीं है और आपने अगर किसी व्यक्ति ने नेत्रदान की प्रतिक्रिया की हुई है, उनके पारिवारिक जन इसको दान देना चाहते हैं और घर में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस शव को हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पंजीकृत नेत्र बैंक है वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है, वहाँ से डॉक्टर्स की टीम जाती है, वो इसका डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करती है और इसका नेत्र दान की प्रक्रिया को संभव किया जा सकता है। क्योंकि हर वक्त डॉक्टर नहीं मिलते थे और हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में ये बाध्यता थी, वो अभी जो इसमें अनुदेशों में परिवर्तन हुए हैं उसमें ये बाध्यता हटा दी गई है। क्योंकि नेत्र जो है वो अंग नहीं है, ये एक तरह का ऊतक होता है, तो ऊतक दान के नियम काफ़ी भारत शासन ने उसको सरल किए हैं और ट्रेंड टेक्नीशियन भी जाके इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जी, और कितनी देर में हो जानी चाहिए ये प्रक्रिया? कितने देर में हो जाने का ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो अच्छा है। 6 से 8 घंटे का समय एक सामान्यतः अच्छा माना गया है, मगर इस पर निर्भर करता है कि मौसम ठंडों का है, बारिश है, गर्मी है, मृत शरीर को किस तरह के वातावरण में रखा हुआ है, एसी में था जी। उसके बाद में 8 घंटे के बाद भी जैसे दान लिया जा सकता है, बिकॉज लेकिन जितना जल्दी हो अच्छा है। इस चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर परिहार। उससे पहले अब्दुल खालिक साहब हैं फोन लाइन पर राजस्थान से। अब्दुल साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
नमस्ते संजीव उपाध्याय और नमस्ते किरण भारद्वाज। नमस्कार। नमस्ते अब्दुल खालिक साहब। क्या जानना चाहते हैं अब्दुल साहब? संजीव जी, किसी ने ठीक कहा है, मरता है शरीर अमर है आत्मा, अंगदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। क्या बात है, बहुत 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 सही बात कही आप, बहुत अच्छी। चिता में जाएंगे राख बन जाएंगे, कब्र में जाएंगे मिट्टी बन जाएंगे, मृत्यु पश्चात कर दो अंगदान मेरे प्यारो, किसी की जिंदगी गुलजार बन जाएगी। जी बहुत बेहतरीन अब्दुल खालिक साहब, खूबसूरत संदेश, बहुत खूबसूरत संदेश है और जाहिर तौर पर सबको। जी मेरा क्वेश्चन विज आरती जी से है जी कि किसी दूर इलाके में हुई मौत से उसके कौन कौन से अंग कितने समय में और काम में लिए जा सकते हैं, मेरा आज का सवाल है। जी डॉक्टर आरती जी। अंगों का टाइम लिमिट बहुत कम है। हमारे पास हार्ट को, लंग्स को और इंटेस्टाइन्स को डेथ के बाद रिट्रीव करके लगाने का समय सिर्फ 6 घंटे का है। तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर हमें अंग निकाल के उसको ट्रांसप्लांट भी करना है। अब आ गया पैनक्रियास और लिवर, उनको हम 12 घंटे तक निकालने के बाद लगाने का टाइम हमारे पास है। किडनी हम 24 से 48 घंटे तक ले सकते हैं। ऊतकों में, टिश्यूज में कॉर्नियाज 48 घंटे से लेके 15 दिन तक का टाइम है स्टोर करने का, डिपेंडिंग कि डिफरेंट तरह के मीडियम्स होते हैं, डिफरेंट स्टोरेज के प्रोसीजर्स होते हैं। और बोन्स को हम 5 साल रख सकते हैं और हार्ट वॉल्स बैंक में भी 5 साल के लिए रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास समय उपलब्ध होता है निकालने के लिए। डॉक्टर भंडारी, इन्होंने जो सवाल पूछा था वो फील्ड में, दूर दराज में, अस्पताल से दूर, उसका जवाब ये है कि अस्पताल से उसको अस्पताल में तो लाना पड़ेगा। और अगर वो जब हम जो ब्रेन डेड पेशेंट, अगर ब्रेन डेड है तो डेथ हो गई है तो वो तो घर में भी ले जाके किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को करके टिश्यू, जो मैडम ने बताया, ये कॉर्निया, जैसे सर ने बताया कॉर्निया और ये बोन और स्किन वगैरह ये ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए और इन ऑर्गन्स के लिए आपको हॉस्पिटल में ही पेशेंट को लाना पड़ेगा। फील्ड में या पेरिफेरी में ये हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं अंगदान के महत्व के बारे में। ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, हम देंगे साथ तेरा, वादा रहा। हेलो। अब ESIC का विश्वास और भी ज्यादा लोगों के पास, बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भरोसे के साथ। यही तो है ESIC 2.0। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, आनंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अंगदान पर हो रही है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बलराम, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, जब ये बात हो रही दूर दराज के इलाकों में ऐसी कोई घटना होती है तो अंगदान किस तरह से किया जा सकता है, और दूसरी बात उसी के साथ हम चाहेंगे ग्रीन कॉरिडोर, हमने पिछले दिनों में सुना, एक संक्षेप में एक टिप्पणी हम चाहेंगे ग्रीन कॉरिडोर पर भी। पहले मैं ग्रीन कॉरिडोर पे आता हूँ। जी जरूर। असल में ग्रीन कॉरिडोर को हम पुलिस, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्प से जो है क्रिएट करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा ट्रैफिक जैम होता है, ये सारी प्रोसेस को हम बाईपास करते हैं। एक किस्म से जो भी व्हीकल या बॉडी को लेके जा रहा है या अंग को लेके जा रहा है, उसके लिए अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो होता है। और इस समय लिमिटेड, सीमित है, क्योंकि समय लिमिटेड होता है एक बार जब अंगदान हो गया है।
और ये काफ़ी जगह किया जा रहा है, बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में, इंदौर में। जैसे हम इंदौर से काफ़ी हार्ट लेके आए हैं, ये ग्रीन कॉरिडोर की वजह से ये अंगदान पॉसिबल हुआ है। जहाँ तक दूर दराज इलाकों की बात है, तो अगर मान लो पेशेंट कोई भी है जिसका ये संदेह है कि वो ब्रेन डेड हो गया है, तो उसको एक मेजर हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी है। एक बार जब वो मेजर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ पे डोनर केयर करने के बाद हम उस बॉडी को करीब 5-6 दिन तक भी रख सकते हैं और उसके बाद अंगदान प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रॉपर डोनर केयर मस्ट। ठीक, दैट इज जी। तो आज टोटल हेल्थ में ऑर्गन डोनेशन पर बात हो रही है और ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 6 to 8 में हमने आपसे पूछा था कि प्रदूषण के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 3 ऑप्शंस हमने आपको दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ बीमार व्यक्ति पर ही पड़ता है। ये सोचना गलत है क्योंकि प्रदूषण प्रभावित करता है हर व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंग या टिश्यू लाइव डोनर यानी जीवित व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी जिगर या फिर ऑप्शन सी गुर्दा। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 6 to 8 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर भंडारी से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर भंडारी, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सुदीप अधिकारी, घारी कैंट, देहरादून, उत्तराखंड। सुदीप अधिकारी, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर परिहार आपको, अंगदान सिर्फ अस्पताल में ही हो सकता है? कॉर्निया घर में भी हो सकता है, बाकी अंगदान के लिए अस्पताल में आना चाहिए। डॉक्टर बलराम, अंगदान केवल मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है? ये जरूरी नहीं है, अंगदान जो लाइव डोनर भी होते हैं। डॉक्टर भंडारी, अंगदान सिर्फ परिजनों को ही किया जा सकता है, किसी और को नहीं? परिजनों को तो किया ही जा सकता है, बट नियर रिलेटिव और उनके साथ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उनके लव एंड अफेक्शन और ये सारा प्रूफ हो जाए कि उसके साथ साथ लिंक्ड है। डॉक्टर आरती वैद्य, दान किए गए जो अंग हैं वो कितने समय तक रखे जा सकते हैं और कितनी जल्दी उनको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है? जब ब्रेन डेथ डिक्लेयर होती है तो प्रत्यारोपण इमीडिएटली करना पड़ता है ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हार्ट को, लंग्स को और इंटेस्टाइन्स को प्रत्यारोपण के बाद 6 घंटे तक मैक्सिमम रखा जा सकता है। डोनेशन के बाद? डोनेशन मतलब डोनेशन हुआ, कंसेंट हुआ तो रिट्रीवल। जी, जब आप रिट्रीव कर लेते हैं ऑर्गन तो हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन्स को 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। जी। लिवर और पैनक्रियास को आप 12 घंटे तक भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और किडनीज को 24 से 48 घंटे तक के अंदर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर परिहार, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के परिवार को ये बताया जाता है कि वो नेत्र किसको दिए गए हैं? ये हम लोग नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें सामाजिक कारण होते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर बलराम एरन, अंगदान करने वाले को काफी धन भी मिलता है? बिल्कुल गलत था क्योंकि दान है। डॉक्टर भंडारी, मृत्यु के बाद सिर्फ उस व्यक्ति के ही अंगदान हो सकते हैं जिसने अपने जीवन में ऐसा शपथ पत्र भरा हो यानी प्लेज किया हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने ये डोनर कार्ड लिया हुआ वो तो कर ही सकता है। बाकी कोई भी उस टाइम भी अगर कोऑर्डिनेटर कन्विंस करे और जिसे नहीं भी किया हो वो भी कर सकता है। डॉक्टर आरती वैद्य, प्लेज फॉर्म किसी भी व्यक्ति को कहाँ से मिल सकता है? प्लेज फॉर्म आप ऑर्बो की वेबसाइट है www.orbo.org.in
या हमारी हेल्पलाइन है 26593444 या 4 डिजिट हेल्पलाइन है 1060, जिसमें आप कॉल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड करके भर के भेज सकते हैं। नोटो की वेबसाइट है, उसमें भी हेल्पलाइन नंबर है और वो दिया गया है। डॉक्टर परिहार, नेत्रदान मृत्यु के कितने समय के भीतर किया जा सकता है? 6 से 8 घंटे का समय उचित समझा जाता है। जी डॉक्टर बलराम, कौन सी स्थिति में हार्ट को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है? ये काफ़ी कारण होते हैं जब पेशेंट क्रॉनिक कार्डियक फेलियर में होता है, जिसके ऊपर कोई मेडिसिन हेल्प नहीं कर सकती या और कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर भंडारी, देश में अगर अनुमान के तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो कुल कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं? औसतन किडनी 5-6 हजार हिंदुस्तान में होते हैं, और हार्ट 15 से 20 होते हैं, और लिवर जो है वो 35 के करीब होते हैं सारे हिंदुस्तान में, जो हमारे पास डाटा है। डॉक्टर आरती विज, 1500 नहीं 35 से 50 हार्ट, लिवर। डॉक्टर आरती विज, अगला सवाल आपको। कौन से अंग की जरूरत सबसे ज्यादा है लेकिन उसकी उपलब्धता सबसे कम है? सबकी एक्चुअली अगर आप देखें डिमांड एंड गैप, तो हार्ट, लिवर, किडनी तीनों का सेम ही है रेशियो। उसी हिसाब से जरूरत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। जी। डॉक्टर परिहार, किसी व्यक्ति को मृत कब घोषित किया जाता है? आत्मा से तो अगर मत हो गया तो मृत ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। डॉक्टर बलराम एरन, ऐसा क्यों है कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए लिए जा सकते हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के नहीं? कार्डियक अरेस्ट के बाद कुछ अंग हैं जो नहीं लिए जा सकते हैं, जैसे लिवर, हार्ट और लंग्स। बाकी ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर भंडारी, किस व्यक्ति को ब्रेन डेड कब घोषित किया जाता है? ब्रेन डेड घोषित तब हम करते हैं जैसे जब पेशेंट कोमा में हो, इरिवर्सिबल कोमा में हो, और उसको लाइफ सपोर्ट पे डाला जाए, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डाला जाए, क्योंकि कई बार वैसे कोमा में पेशेंट वो तो उठ जाएगा, कभी भी उठ सकता है, लेकिन ये ऐसा पेशेंट होता है अनकॉन्शियस होता है लेकिन वो उठ नहीं पाता, उसको लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है। हार्ट कुछ घंटे तक काम कर सकता है और उसको दवाइयों से भी चलाया जा सकता है कुछ घंटे के लिए। ठीक है जी। डॉक्टर आरती विज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सफल होने के बाद जो व्यक्ति है वो सामान्य जीवन जी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और अब आखिरी राउंड हम शुरू करते हैं और इसमें हम चाहेंगे आप अपने संदेश भी जोड़ दें, तो सवाल का जो जवाब है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। डॉक्टर परिहार, आपसे शुरू करते हैं कि नेत्रदान के मामले में हमारी उपलब्धियां अब तक कितनी हैं और अब हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हैं? पिछले 5 साल में भारत में नेत्रदान और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में काफ़ी प्रगति हुई है। 2010 के आसपास करीब 10 से 12 हज़ार दान होते थे, जो अभी 55,000 के आसपास पहुंच गया है। मगर तब भी जितनी इसकी ज़रूरत है उसमें अभी भी कम से कम 5 गुना और वृद्धि की ज़रूरत है। और जिस तरह से समाज में अवेयरनेस बढ़ रही है सारे, और नेत्रदान को जो है और वो एंड अदर जो सिस्टम्स हैं जिसमें ये मस्तिष्क मृत्यु वाले उससे लिवर, हार्ट, किडनी के लिए दान का जो प्रक्रिया चल रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है मीडिया के माध्यम से, उससे काफ़ी बहुत ही अच्छी सुधार हुआ है। जी। मैं आखिर में एक पंक्तियां अगर आपकी अनुमति हो तो जरूर, अवश्य। आप मैंने एक्चुअली कल ही ये संपूर्ण दान के ऊपर एक कविता लिखी है, थोड़ी लंबी है, तो मैं उसका सिर्फ आखिरी का जो सार है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें कि हम दान कहते हैं जी। दान में कुछ वो उतनी ताकत नहीं है जितनी प्राण में होती है जी। सो इसमें जो अवयव हैं वो अपने अपने कुछ रुदन कर रहे हैं। मैं यकृत हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं गुर्दा हूँ, मेरा दोहन ना कर, मैं हृदय हूँ, मेरा रुधिर अचल वसा ना कर, उषा प्रभात एंड माँ के आंचल का एहसास नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट कर, मुझे दान नहीं जीवन ज्योत का विधान दो, मुझे दान नहीं प्राण दो, मुझे दान नहीं प्राण दो। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। डॉक्टर बलराम एरन, हार्ट ट्रांसप्लांट के जो आंकड़े हैं वो शायद सबसे कम है। हमने देखा 15 से 20 या शायद 30 ट्रांसप्लांट
पूरे वर्ष में मारे जाएं, तो इस आंकड़े को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे मदद हो सकती है उन लोगों की जिन्हें वाकई हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे फर्स्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट भारत में हमारे यहाँ हुआ था 3 अगस्त 1994 को। अब 20 साल से ऊपर हो गए हैं, फिर भी पूरे भारत में अब तक करीब 250 के करीब कार्डियक ट्रांसप्लांट हुए हैं। ये बहुत ही कम फिगर है। इसकी मेन प्रॉब्लम है कि हमारे को डोनर नहीं मिलता, क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम लाइव डोनर से नहीं ले सकते हैं। पर खुशी की बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में इस फिगर में काफ़ी जो है हिफाजा हुआ है, काफ़ी हार्ट मिलने लगे हैं। जैसे इसी साल हम जो 9 हार्ट जो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं सिर्फ एम्स के अंदर, बाकी जगह भी जो है हार्ट ट्रांसप्लांट की फिगर बढ़ रही है जी। इस फिगर को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन हो। और हमारी सबसे यही प्रार्थना है, जितने भी हमारे को सुन रहे हैं, कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है जब आपके रिलेटिव को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है। हम आपकी समस्या समझ सकते हैं, हम आपका दुख समझ सकते हैं, पर इसके साथ साथ हमारी ये प्रार्थना भी है कि आप उनके अंगों को डोनेट करें, जिससे उनकी अंगों की वजह से और किसी को जीवन दान मिलेगा। जैसा पहले भी जिक्र किया गया है कि ये एक आत्मा है जो एक शरीर के रूप में है, जो कि 5 तत्वों से बनी गई है, और ये 5 तत्व किसी न किसी फॉर्म में डेथ के बाद अपने अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आत्मा अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। डॉक्टर भंडारी, किडनी, लिवर जैसे अंग जो जीवित रहते हुए दान किए जा सकते हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं और भविष्य क्या है, थोड़ा संक्षेप में ज़रा बताइएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत अच्छा भविष्य है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। जो बहुत ही अच्छे जहाँ ट्रांसप्लांट और अच्छा ग्राफ्ट होता है तो उसमें 15 या 20 साल तक देखा गया कि 20 साल तक लोग किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जिंदा रहते हैं। वो अपना काम कर सकते हैं, रोज़मर्रा का काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लोगों का पेट भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर तो लिया या लिवर कर लिया, आप किसी काम के नहीं रहे। ये मिथ नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अब हमारे पास बहुत हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मतलब 15 साल 20 साल तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आगे आने वाले समय में हो सकता है वो मतलब 25-35 साल तक जिए और उससे भी ज़्यादा जिए। ये हमारी ये डॉक्टर आरती, आपका संदेश और संदेश के तौर पर ये जो ऑर्गन डोनेशन की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये बताएं। इसे बढ़ाने के लिए बहुत मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। एक तो जैसे हमने बड़ी चर्चा करी कि डिमांड सप्लाई का बहुत गैप है, उसकी लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा। आज की डेट में अगर हमारे पास 220 किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर हैं जो ये 5,000-6,000 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनको 1 लाख किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे। उसका एक रास्ता है कि जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके सर्जरी डिपार्टमेंट में कुछ 15% सर्जन अगर ट्रेन हो जाएं तो हर स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। लोकली वो द ट्रांसप्लांट एक्टिविटी विल इंक्रीज। इसके अलावा ये एक ऐसी यूनिक सिचुएशन है जो हमें सबको समझना पड़ेगा, जहाँ पे पेशेंट इज द प्रोवाइडर टू द हेल्थ केयर। नॉर्मली डॉक्टर्स और हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं हेल्थ, यहाँ पेशेंट प्रोवाइड करता है। तो उस सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए हमें इस प्रोग्राम को उस नज़र से देखना है और साइको सोशियो कल्चरल चेंज लाने की जरूरत। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो बहुत ज़रूरत है सभी के सहयोग की, और ये कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और जो दर्द है वो बांटा जाए तो कम होता है। तो अगर आप दर्द में हैं, किसी और का दर्द बांटिए, अपने किसी परिवारजन की मृत्यु के बाद अंग दान ज़रूर करिए, जिससे दूसरों का दर्द कम होगा, तो शायद आपके दर्द में भी कुछ राहत मिल पाएगी। दान करने को लेकर हमारे समाज में शुरू से ये कहा गया है कि अगर दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को मालूम भी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, चाहे मंदिर हो या श्मशान भूमि हो या कोई भी जगह हो, लोग अपने नाम का पत्थर लगा देते हैं कि इतने रुपए फला ने या ये चीज़ें दी। मेरे ख्याल से और हम सबका ख्याल यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञों का यही है कि अगर आप चाहते हैं आपके बाद लोग आपको याद करें तो किसी की मुस्कुराहटों से, किसी के कहकहों में जिंदा रहिए। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।